नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। व्यापम घोटाला हर गुजरते दिन के साथ लोगों की बलि ले रहा है। इस घोटाले में लिप्त या फिर जांच से जुड़े लोगों की एक के बाद एक जान जा रही है, लेकिन केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार को इस खूनी घोटाले की सीबीआई जांच की जरूरत महसूस नहीं होती। विपक्षी दलों की तमाम मांगों को खारिज करते हुए आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि खूनी व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच नहीं होगी। हमारे देश में कई घोटाले हुए, लेकिन उससे जुड़े लोगों की इस तरह से जान कभी नहीं गई। सवाल अब सिर्फ व्यापम में हुए गड़बड़ झाले का नहीं, बल्कि तथाकथित हत्याओं का है। कौन है जो इस घोटाले की जांच को अंजाम तक नहीं पहुंचने देना चाहता? ऐसे कई लोग जो इस महाघोटाले के राजदार थे, उनकी संदिग्ध हालत में मौत महज एक इत्तेफाक तो नहीं ही हो सकती। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच से क्यों घबरा रही है शिवराज सरकार? क्या घोटाले की जांच होने तक शिवराज को पद से हट जाना चाहिए? खूनी घोटाले पर क्या संवेदनहीन हो चुकी है शिवराज सरकार? इन तमाम सवालों पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 48 घंटे के भीतर व्यापम घोटाले की रिपोर्टिंग करने वाले एक पत्रकार अक्षय सिंह संदिग्ध हालत में मर जाते हैं। जांच से जुड़े डॉक्टर अनिल शर्मा दिल्ली के एक होटल में मरे पाए जाते हैं। व्यापम के जरिए भर्ती एक ट्रेनी महिला सब इंस्पेक्टर अनामिका कुशवाहा खुदकुशी कर लेती हैं। एक एक करके 45 लोग व्यापम नाम के खूनी घोटाले का निवाला बन जाते हैं, लेकिन जिस सूबे में 45 लोग मौत के घोटाले की भेंट चढ़ जाते हैं, उस सूबे के मुखिया को इन मौतों में राजनीति नजर आ रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि उस दुखद घटना का व्यापम या व्यापम की जांच से कोई संबंध नहीं है, और हर ऐसी दुखद घटना को व्यापम से जोड़ना न्याय संगत भी नहीं। ये कहकर शिवराज भले ही व्यापम के भूत से अपना पीछा छुड़ा रहे हों, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर शिवराज को बख्शने के मूड में नहीं। लगातार हो रही मौत पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए 10 सवाल पूछे हैं। करीबियों के नाम हैं, फिर भी शिवराज के जाने बिना घोटाला कैसे हो गया? अपने कार्यकाल में हुए घोटाले को आखिर सीएम क्यों नहीं रोक पाए? 2009 में घोटाला सार्वजनिक होने के बाद 2013 तक चुप क्यों थे सीएम? मेडिकल शिक्षा मामलों के मंत्री शिवराज जांच के घेरे में क्यों नहीं? निष्पक्ष जांच के लिए शिवराज इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? शिवराज ने शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को गिरफ्तारी से क्यों बचाया? शिवराज के पूर्व पीए प्रेम प्रसाद अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? सीएम के करीबी अजय शंकर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कोर्ट के नाम पर क्यों झूठ बोल रहे हैं शिवराज? सीबीआई जांच से क्यों भाग रहे हैं शिवराज? इनके जिनके भविष्य पर व्यापम ने प्रश्न चिन्ह लगाया है, उनको न्याय दिलवाना है और उन 46 लोगों की मौतों की जिम्मेवारी सुनिश्चित करनी है, तो शिवराज सिंह चौहान जी को फौरी तौर से पद मुक्त करके, उनको हटाकर, उनको बर्खास्त करके एक निष्पक्ष जांच ही अकेला रास्ता है। कांग्रेस के हमलों का जवाब देने के लिए सूबे की सरकार के साथ साथ मोदी सरकार के गृह मंत्री भी मैदान में उतर आए। करके उनको हटाकर, उनको बर्खास्त करके एक निष्पक्ष जांच ही अकेला रास्ता है। कांग्रेस के हमलों का जवाब देने के लिए सूबे की सरकार के साथ साथ मोदी सरकार के गृह मंत्री भी मैदान में उतर आए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ कह दिया कि व्यापम घोटाले में सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं। एक पीआईएल हाई कोर्ट में और संभवतः सुप्रीम कोर्ट में भी, दोनों जगह की गई थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के द्वारा जांच कराने से पूरी तरह से मना कर दिया था, यह कहते हुए कि इस समय हाईकोर्ट के सुपरविजन में ही एसआईटी जांच कर रही है, इसलिए सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं है। सवाल यह है कि आखिर व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच से क्यों घबरा रही है शिवराज सरकार? व्यापम घोटाले में हो रही लगातार मौतों ने ही शिवराज की मुश्किलें नहीं बढ़ाई, बल्कि शिवराज की मुश्किल उस समय और बढ़ गई जब बीजेपी के नए नवेले महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकार अक्षय सिंह की मौत पर पूछे गए सवाल पर संवेदनहीन बयान दे डाला। सर, एक पत्रकार की मौत हो गई। कैलाश, आज इसी पे बात करें आप। क्या आपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया सर? हालांकि इस बयान के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने खेद जताया, लेकिन इसने ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि क्या व्यापम में हो रही मौतों पर संवेदनहीन हो गई है शिवराज सरकार? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि लगातार हो रही मौतों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए घोटाले की जांच होने तक क्या शिवराज को पद से नहीं हट जाना चाहिए?
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। जी हां, सवाल तो कई हैं, बातचीत की अब शुरुआत करते हैं। अलग अलग राजनीतिक दल से हमारे साथ कई लोग जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ मुकेश नायक साहब जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के नेता भी मौजूद होंगे। आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और स्टूडियो में मेरे साथ संजीव त्रिवेदी हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद है। मुकेश नायक जी, पहला सवाल आपसे ही है, चूंकि बीजेपी के नेता हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए, नहीं तो आज मैं उनसे पहला सवाल जरूर पूछता। ये बताइए, जो आप लोग बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सीबीआई जांच से ऐसा क्या हो जाएगा? इतने सालों से अगर वहां पर हाईकोर्ट की निगरानी में जांच जारी है, फिर भी उसका कुछ हासिल नहीं है, तो सीबीआई की जांच से क्या हो जाएगा? हम सीबीआई की जांच की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो एसआईटी जांच कर रही है, इसमें पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन का काम टीआई, सीएसपी, डीएसपी, एडिशनल एसपी, सब इंस्पेक्टर जैसे अधिकारी इसकी पूछताछ का काम करते हैं। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि इसमें सुरेश सोनी जी सह कार्यवाहक आरएसएस के, उनका नाम है, इसमें केंद्रीय मंत्रियों के नाम है, इसमें शिवराज मंत्रिमंडल के आधे से ज्यादा मंत्रियों के नाम है, इसमें मुख्य सचिव स्तर की जो अधिकारी हैं रंजना चौधरी, जो व्यापम की चेयरमैन थी, उनका नाम है। अब सीएसपी, डीएसपी, एडिशनल एसपी, कोई इनसे पूछताछ करेगा क्या व्यापम घोटाले के मामले में? इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच तब होगी जब सीबीआई या केंद्रीय एजेंसी इसकी जांच करे। हम इसलिए भी सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। लेकिन मुकेश नायक जी, ये भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है कि इस देश में सीबीआई को पिंजरे का तोता तक कहा जा चुका है। राजस्थान के बच्चे शामिल हैं और ये एक नेशनल लेवल का इश्यू हो गया है। इसलिए स्टेट लेवल की एसटीएफ इसकी जांच करने में सक्षम नहीं है और एसटीएफ के अधिकारियों ने खुद हाई कोर्ट में ये कहा है कि हमें जान का खतरा है, इसलिए किसी अन्य एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। इसलिए हम इसमें मांग कर रहे हैं किसी स्वतंत्र एजेंसी से, सीबीआई से इसकी इंक्वायरी होने चाहिए। संजीव, यही सवाल मेरा आपसे है। सीबीआई जांच पर जो बात आकर रुक रही है, बीजेपी ने साफ तौर पर इस मांग को खारिज कर दिया है। गृह मंत्री का बयान आ चुका है कि सीबीआई जांच नहीं होगी। मेरा सवाल आपसे दूसरा है। सवाल यह है कि अगर बीजेपी को लगता है कि सब कुछ सही है, तो कहते हैं ना, कहावत है, सांच को आंच क्या, तो सीबीआई जांच से क्यों परहेज? फिर ये इस कोशिश को कांग्रेस लेकर के कई दफे कई अदालतों के दरवाजे खटखटा चुकी है और अब स्थिति ये है, आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि शिवराज सरकार की इच्छा से सीबीआई जांच नहीं हो रही है। जांच होनी चाहिए सीबीआई की। इस मांग को लेकर के जब कांग्रेस के लोग और शिवराज सरकार के जो विरोधी रहे हैं वो दूसरी जगहों पर गए तो वहां से उन्हें ना मिला है। तो अब जबकि मना कर दिया गया है ये जांच, तो जाहिर तौर पर ऊपर बैठी अदालत भी ये चाहती है कि ये जो जांच की प्रक्रिया चल रही है ये पूरी होनी चाहिए। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिरकार क्या हम सीधे उस जांच एजेंसी पे शक कर सकते हैं जो जांच एजेंसी आज की तारीख में इसकी तहकीकात कर रही है और अपने कंक्लूजन तक नहीं पहुंची है? प्रश्न यहाँ ये भी साथ में खड़ा हो जाता है कि कहीं कांग्रेस जो है उसकी अपनी एक सियासी एंगल रहती है इन बातों में और जाहिर तौर पर पॉलिटिकल पार्टी है तो रहनी भी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सच है वो कहीं ना कहीं सियासत की वजह से छुप रहा है? शायद इस बात का जवाब नायक साहब को देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके द्वारा जितनी आवाजें उठाई जाती हैं उतना ज्यादा ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली इसको काउंटर किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा और सच कहीं ना कहीं इस वाद विवाद में छुपता भी जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं मुकेश नायक जी। मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा मैं हितेश वाजपेयी जी का रुख करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश से हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। हितेश जी, सवाल आपसे यही है, सीबीआई जांच से परहेज क्यों? सीबीआई से आखिर क्या डर है? अगर सब कुछ सही है, कुछ गलत नहीं हुआ है, तो जांच करवा लीजिए सीबीआई से। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, सब कुछ ठीक है। एसटीएफ ने बहुत मेहनत से इन्वेस्टिगेशन तैयार किया है। 15 जुलाई के बाद जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इंस्ट्रक्शन उच्च न्यायालय को थे, उसके अनुरूप वो चार्जशीट सबमिट करने जा रहे हैं अखिलेश जी। और आप समझते हैं कि 2500 लोगों का बयान लेना, उनकी विवेचना करना और उसके बाद आरोपियों के लिए चालान प्रस्तुत करना कितना कठिन कार्य होता है। और अब जब आरोपी सजा पाने जा रहे हैं, ऐसे समय में कांग्रेस चाहती है और कांग्रेस के वो नेता ये चाहते हैं। कहाँ पाने जा रहे हैं हितेश जी? यहाँ तो कई आरोपियों की मौत हो रही है, पहले ही उन्हें कोई सजा दे रहा है, कांग्रेस आरोप लगा रही है। अखिलेश जी, कांग्रेस के आरोप में बता रहा हूँ ना क्यों है,
क्योंकि 15 जुलाई के बाद असली आरोपियों को सजा होने जा रही है और उन आरोपियों के वकील विवेक तनखा और उनके साथी हैं जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। तो ये कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि किसी भी प्रकार से यदि सीबीआई या अन्य एजेंसी को जांच आती है जो फिर से अपनी जांच को प्रारंभ करेगी तो देखिए हितेश जी, इस पूरे मामले को आप राजनीतिक रंग दे रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं है, एक पर एक लोगों की जान जा रही है, तथाकथित तौर पर 44 लोगों की मौत हो चुकी है। अखिलेश जी, इनमें से कोई भी मौत व्यापम की से जुड़ी हुई नहीं है। इस बात को फिर आप कैसे कह सकते हैं हितेश जी? दिक्कत यही है, फिर आप कैसे कह सकते हैं? ये क्लीन चिट आप कैसे दे सकते हैं जब अभी जांच जारी है और आप यही कह रहे हैं कि अभी नतीजा सामने नहीं आया, फिर आप ये क्लीन चिट कैसे देने लगे? जैसे आपने जैसे हम 3 मौतों का जिक्र कर रहे हैं जो अनफॉर्चुनेट। कुछ दिक्कत आ रही है, दोबारा हम हितेश जी का रुख करेंगे। रामकृपाल सिंह जी भी मेरे साथ जुड़ गए। रामकृपाल जी, दिक्कत यहीं पर शुरू हो जाती है, ये क्लीन चिट देने की जो शुरुआत हो जाती है, इसको लेकर हालांकि आज कांग्रेस ने तंज भी कसा है। कहा गया है कांग्रेस के एक नेता की तरफ से कि अब वो लोग मंत्रालय खोल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ क्लीन चिट। मुझे लगता है जरा वो बयान हमें सुनवाना चाहिए दर्शकों को, उसके बाद मैं आपसे कमेंट लूंगा। मैं देख रही हूँ अक्षय की घटना है, अब प्रमाण पूरे ये मिल रहे हैं कि अक्षय के साथ कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जब रात को मुझे खबर लगी थी कि दीदी आपका नाम FIR में है, तो मैं जिस मानसिक यातना से गुजरी थी उसमें मेरी मृत्यु हो सकती थी उस दिन। और मैं कांग्रेस के लोगों से भी अपील करूंगी कि उनको जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि वो विपक्ष हैं, उनका धर्म बनता है कि वो इस मसले को उठाए, लेकिन इसमें राजनीति ना हो और भेदभाव ना हो, तो इसमें हो सकता है कि कुछ न्याय संगत मसला हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है एक मिनिस्ट्री ऑफ क्लीन चिट एस्टैब्लिश करेंगे, जिसका फुल टाइम होगा कि ये करप्ट मंत्रियों को, सेंट्रल मिनिस्टर्स, स्टेट चीफ मिनिस्टर्स, सबको क्लीन चिट इशू करते रहेंगे। वो जो भी करें, उनके करप्ट एक्टिविटीज कुछ भी हो, सबको ये लोग क्लीन चिट देंगे। एक सेपरेट मिनिस्ट्री होगा। मैं ये नहीं जानता कौन सा मंत्री को ये काम एलोकेट किया जाएगा, बट एक सीनियर मंत्री है, मैं सुन रहा हूं, जो इसका काम फुल टाइम काम ये होगा। रामकृपाल जी, हालांकि ये बातें मजाकिया अंदाज में कही गई हैं कांग्रेस की नेता की तरफ से, लेकिन एक परसेप्शन क्या बन रहा है, चाहे आप सुषमा स्वराज वाला मामला देख लें, आप वसुंधरा राजे का मामला देखें, स्मृति ईरानी का मामला देखें, पंकजा मुंडे का मामला देखें, और ये मामला हम लोग देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ वाला मामला भी सामने आया था और रमन सिंह पर भी कुछ आरोप लगे थे। ये सीधे तौर पर क्लीन चिट देने की जो शुरुआत हो जाती है, उससे होगा क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि अपने मामले में कोई खुद जज नहीं हो सकता। मैं आज की तारीख में वहां की सत्ता प्रतिष्ठान खुद बीजेपी एक पार्टी है, नो डाउट। इसलिए ये कहना कि जो भी बात कर रहे हैं वो एक पार्टी है, पार्टी की तरफ से हो गए हैं। मैं एक छोटी सी चीज अभी कर रहा था, आपको सुन। ये बताइए कि आजादी के बाद से मैं पहली बार आज ऐसा हुआ है कि जिन कारणों से मध्य प्रदेश आज दुनिया और देश और दुनिया में सुर्खियों में है, वो बहुत भयावह है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं किसी पार्टी लाइन की बात नहीं करता, ना कांग्रेस न बीजेपी, दोनों राजनीति कर रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। सिंपल, जिस मध्य प्रदेश को कभी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर के जो इतनी स्थिति है कभी नहीं जाना जाता था, जहां पे ये था कि इन्वेस्टमेंट का एक माहौल बन रहा था, सारी चीजें। कल्पना कीजिए आज मीडिया से लेकर के, अखबारों से लेकर के हर जगह एक जुबान है, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में। आप देखिए, पार्टियां आती हैं जाती हैं, मुख्यमंत्री आते हैं जाते हैं। मध्य प्रदेश स्टेट के सामने एक बहुत बड़ा सवाल वो लग रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। दूसरी बात यह है कि आप एक चीज मुझे बताइए कि जहां पर एक ऐसा मामला हुआ है जिस मामले में 2000 लोग जेलों में हैं और सुना है कि 4000 लोग फरार हैं। ये ऐसी घटना, कोई इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा चीज बिना प्रशासन, राजनीति और बड़े टॉप लेवल के नौकरशाही, इनकी जानकारी के भी, अगर ये कहते हैं कि इनकी जानकारी के बिना हुआ है, तो इसका मतलब स्टेट मशीनरी का फेल्योर रहा है टोटल। और अगर जानकारी में था तो वही लोग, नहीं जानकारी में था सर, शिक्षा मंत्री जेल में है। मैं एक बात कह रहा हूं, इसका मतलब आप खुद सोच लीजिए कि जो लोग SIT, ठीक है, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। देखिए, हाई कोर्ट ये नहीं कह सकता है अपनी तरफ से कि नहीं, हमें स्टेट मशीनरी में विश्वास नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा था, जो एक कुछ हो रहा है वो बीजेपी के हित में है कि बीजेपी
कुछ ऐसा करे कि ताकि जो लोग स्टेट मशीनरी से अलग हट करके एक ऐसी एजेंसी उसकी जांच करे जिसकी निष्पक्षता पर जनता को यकीन हो। वरना क्या होगा कि वही लोग जांच करेंगे, वही थानेदार, वही सारे लोग जो किसी में थे स्पेशल टीम में आ गए। हाई कोर्ट तो क्यों निर्देश देगा? देखिए, जांच करना वही सारी एजेंसीज हैं जिनके रहते इतना बड़ा घोटाला हुआ है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मामला है। देखिए, आपकी बात सही है सर कि चोर और थानेदार एक ही आदमी नहीं हो सकता है। आप सही कह रहे हैं। अपने दर्शकों को जरा सुनवाते हैं। एक्चुअली अब बीजेपी के अंदर से भी कुछ आवाजें उठने लगी हैं इस घोटाले को लेकर और शिवराज सिंह चौहान का जो रुख है उसको लेकर। उमा भारती, केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है, आपको सुनवाते हैं वो। मध्य प्रदेश की एसटीएफ तो भारत की किसी भी राज्य की एसटीएफ की तुलना में बहुत अच्छी है और उन्हीं के जैसी है जैसी दूसरे राज्यों में होती है। एसआईटी भी है, माननीय उच्च न्यायालय के पास में पूरा मसला है अभी। लेकिन हाँ, ये जरूर मुझे कहना है कि व्यापम ने चिंता तो क्रिएट की, क्योंकि इतने इनोसेंट, जैसे मैं अपना ही उदाहरण मुझे याद है कि जब रात को मुझे फोन आया किसी पत्रकार का कि हमारे पास एफआईआर की एक कॉपी आई है, व्यापम में आपका नाम है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आया कि वो कह क्या रहा है, कौन सी भाषा है, क्या कह रहा है। और मुझे याद है उस रात को मैं जिस दौर से गुजरी, और फिर उसके बाद खैर मेरे आत्मबल ने मेरा साथ दिया और अब पूरा मामला जांच के अधीन है। लेकिन मेरे को जो शंका है कि इंदौर क्राइम ब्रांच से एसटीएफ के आने के पास में आने के बीच का जो दौर है वो एक ऐसा मसला हो सकता है जिसमें कि मध्य प्रदेश की सरकार यदि चाहे तो माननीय उच्चतम न्यायालय के अधीन होते हुए भी, पूरे मामले को होते हुए भी, वो माननीय उच्च न्यायालय को फिर से अप्रोच कर सकती है। ऐसा मुझे लग रहा है, वो भी आज की घटना से। और अपने जो मानसिक दौर से मैं गुजरी थी तो मैं समझ सकती हूँ कि इस चिंता और इस प्रताड़ना से कोई भी गुजर सकता है। अगर वो मेरे तरह इनोसेंट होगा तो जरूर मानसिक प्रताड़ना से गुजरा होगा जैसे कि मैं गुजरी थी। मैं बोल नहीं सकती हूँ इसको, क्योंकि ये कोर्ट के अधीन मामला है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के पास जाने का काम सरकार का ही हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता। और मैं बोल नहीं सकती हूँ। जो अरुण जेटली जी ने जैसे कल बोला कि बहुत दुखद हो गया है और एक विचारणीय बात खड़ी हो गई है, मैं उसी को सेकंड कर रही हूँ और मैं पूरी तरह से शिवराज जी के साथ में हूँ। मैं शिवराज जी के लिए भी चिंतित हूँ, क्योंकि वो इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं कि वो स्वयं बहुत अवसाद और दुख के दौर से गुजर रहे होंगे इतने सारे लोगों की मृत्यु की खबर सुन करके। लेकिन मैं समझ सकती हूँ जिनकी मृत्यु हुई है कि मेरे घर का पंडित लीलाधर जिस मानसिक यातना से गुजरा था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मेरा एड्रेस लिख दिया था और इसके अलावा मुझ पर कोई कहीं से आरोप नहीं था, और उसकी वजह से जो मेरी चीचा लेदर हुई थी और उसमें जो अखबार में पहले पहुंच गया, कोर्ट में बाद में गया मामला, ये जो पूरा मामला हुआ था उसके कारण मैं जिस मानसिक प्रताड़ना से गुजरी थी उससे मैं समझ सकती हूँ। मैं दूसरों के बारे में कंसर्न हूँ और बहुत लोगों का भविष्य से जुड़ा हुआ है। और मैं कांग्रेस के लोगों से भी अपील करूंगी कि उनको जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि वो विपक्ष हैं, उनका धर्म बनता है कि वो इस मसले को उठाए, लेकिन इसमें राजनीति ना हो और भेदभाव। क्योंकि मैं स्वयं भयभीत होती हूँ कि पता नहीं किस दिन इज्जत धज्जियां उड़ जाएंगी, किस दिन अखबार में पहले आ जाएगा, बाद में कोर्ट में जाएगा। तो उमा भारती को आपने सुना, सोचिए जरा, अगर उमा भारती को भी डर लग रहा था तो ये घोटाला कितना बड़ा घोटाला है और उसमें किस तरह के रसूखदार लोग इन्वॉल्व हैं इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। हितेश वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगा और आपको बता दूं कि मेरे साथ सुकेश रंजन हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मुकेश नायक जी लगातार जुड़े हुए हैं, आशीष खेतान भी मेरे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। आप तमाम लोगों के पास मैं आऊंगा, हितेश जी आपके पास आता हूं, लेकिन जरा मुझे ये सुकेश से समझना पड़ेगा, चूंकि सुकेश वहां पर मौजूद थे और आपने उमा भारती से ये सवाल पूछा था सुकेश, जिसके जवाब में ये बातें कही उमा भारती ने। जरा पहले ये बताइए कि इसका मतलब क्या निकाला जाए जो बातें उमा भारती कह रही हैं। देखिए, पूरे परिप्रेक्ष्य में पूरी बात को समझना पड़ेगा। उमा भारती ये क्यों कह रही हैं? एक तो उमा भारती से ये सवाल पूछा था सुकेश, जिसके जवाब में ये बातें कही उमा भारती ने। जरा पहले ये बताइए कि इसका मतलब क्या निकाला जाए जो बातें उमा भारती कह रही हैं। देखिए, पूरे परिप्रेक्ष्य में पूरी बात को समझना पड़ेगा। उमा भारती ये क्यों कह रही हैं? एक तो उमा भारती और शिवराज के संबंधों को समझने की जरूरत है, जो किसी से छिपी नहीं है कि दोनों में बहुत मधुर संबंध नहीं है। दूसरी बात, आप उनके वाक्यों पे, शब्दों पे ध्यान दें तो साफ समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि बहुत छेछा लीदर मेरी हुई थी। क्यों हुई थी? उन्होंने कहा बहुत छोटी सी घटना हुई थी, लीलाधर ने मेरे घर का एड्रेस दे दिया था। मतलब इतनी सी बात पे उमा भारती को लगा कि उनकी बहुत छेछा लीदर हुई। अब तो बहुत मौत हो रही है। और उन्होंने कहा कि बदली हुई परिस्थितियों में कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और उन्होंने कहा कि जैसा कि अरुण जी ने कहा
मतलब उन्होंने ये भी बताया कि हमारी पार्टी यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वो समझ रहे हैं कि इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है, इसलिए कुछ ऐसा करने की जरूरत है। उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि आगे अगर आप लोगों को सुनाया तो उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे शिवराज को जो संदेश देना चाहिए था वो मैंने दिया है, संदेश मैंने उनको उन तक प्रेषित कर दिया है। कुल मिलाकर बीजेपी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो धीरे धीरे अब इससे गरमाने लगी है। ये व्यापम सिर्फ घोटाले तक मामला नहीं रहा, इसमें मौत हो रही है, इसमें राजनीति तेज हो रही है। सिर्फ कांग्रेस नहीं, बीजेपी का एक धड़ा जो शिवराज को कमजोर करना चाहता है वो भी अब सामने आ गया है। और ये समझने की जरूरत है कि उमा भारती अगर ऐसा ये कह रही है तो उसके मायने क्या है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस समय ये घोटाला सामने आया था और उफान पे एक दौरान और भी था, एक समय और भी था जब बहुत ही उफान पे था, तब शिवराज सिंह चौहान मेरी जानकारी के मुताबिक दिल्ली में हर दरवाजे घूमे थे और ये कह रहे थे कि मुझे कोई यहां डिफेंड करे, सेंटर में डिफेंड करे। वो अपनी कुर्सी सुरक्षित चाहते थे, वो अपना जो क्रेडिबिलिटी थी वो लूज करना नहीं चाहते थे। और उस दौरान भी कोई बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप में कोई ऐसा नेता नहीं था जो बैठ के उनको हम ठोक कर डिफेंड कर सके। तो ये समझना पड़ेगा कि क्या जिन राज्यों के दम पे नरेंद्र मोदी एक बड़े नेता के तौर पे उभरे थे, उसमें एक मध्य प्रदेश बड़ा राज्य था, उसके जो अब ऐसे में एक सवाल ये है, क्या ठीक है आपकी बात मैं समझ गया सुकेश। मुकेश नायक जी, अभी सूरत हाल में भला जांच हो तो कैसे उमा भारती तक को डर लग रहा है, बताइए। देखिए, बीजेपी अगर सीबीआई इंक्वायरी नहीं कराती है तो इस कलंक से कभी मुक्त नहीं हो पाएगी व्यापम के, क्योंकि ये विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा घपला है। अभी तक बात हो रही है 50 एफआईआर की, 2000 अरेस्ट की और 500 लोगों के फरार होने की। लेटेस्ट आंकड़ा यह है कि इसमें 138 एफआईआर हुई है, 3800 लोगों पर यह मुकदमा है जी, और लगभग इसमें 491 लोग फरार हैं। आप कल्पना करें, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक फैला हुआ ये पूरा नेटवर्क है जहां पैसे कलेक्ट हुए हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग में संविदा शिक्षकों के 26,000 लोगों की इसमें भर्ती हुई, जिनको 10-15 साल का पढ़ाने का शैक्षणिक अनुभव था। उनसे कहा गया कि व्यापम की परीक्षा में बैठकर आप अपनी योग्यता सिद्ध करें तो आप परमानेंट हो जाएंगे। उसमें से 26,000 में से 24,000 शिक्षक फेल हो गए और इन 15 साल के अंतराल में अधिकांश ओवरेज हो गए, लोगों की शादियां हो गई, लोगों के बच्चे हो गए। यानी उनको जब परीक्षा में फेल करके घर पे बिठाला गया तो कोई और अवसर उनके पास नहीं था, उनके सामने सिर्फ अंधेरा था, उनका भविष्य पूरा खत्म। अब ऐसे में तो हितेश वाजपेयी जी साधारण, ठीक है मुकेश नायक जी आपकी बात में समझ गया। हितेश वाजपेयी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता है, वहां के प्रवक्ता है। जरा सर ये बताइए मुझे, जब ये स्थिति है जैसा कि मुकेश नायक कह रहे हैं और लगातार इस जांच से जुड़े लोगों की मौत भी हो रही है, इस तरह की खबरें आ रही है, वो हम लोग जो एक प्रचार देखते हैं ना मध्य प्रदेश का टीवी पर कि एमपी गजब है, वो सैलानियों को आकर्षित करने के लिए आप लोग कहते हैं, उसकी कुछ और परिभाषा है, उसका कुछ और लोग अर्थ निकालने लगेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पर एक अनियमितता हुई है और एक बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए स्वाभाविक है और आपका अधिकार है कि उस पर आप हम पर व्यंग्य कर सकते हैं और वो व्यंग्य जायज भी है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ध्यान रखना चाहिए, जिस घोटाले का जिक्र माननीय नायक जी कर रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए इस घोटाले को उखाड़ फेंकने का काम और कद्दावर आरोपियों को जेल पहुंचाने का काम, सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम, तो आपको लगता है हितेश जी देखिए, आप इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, आपको ये क्यों नहीं लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की भी नैतिक आधार पर कुछ जिम्मेदारी बनती है? उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ, आप लोग एक शिक्षा मंत्री सलाखों के पीछे हैं। एक मुख्यमंत्री जब इतने बड़े रैकेट को उखाड़ के फेंकता है तो मुझे दुख हो रहा है कि किस प्रकार से सर रैकेट कहाँ उखाड़ के फेंका है? रैकेट आप कह रहे उखाड़ के फेंका गया, कौन सा रैकेट उखाड़ के फेंक दिया गया? लोगों की धनाधन मौत हो रही है, कैसे हो रही है रहस्यमय परिस्थिति में लोगों की मौत? एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मजबूरी है। उसके बाद लौटता हूं मैं हितेश जी आपके पास। आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। मैं देख रही हूँ अक्षय की घटना है, अब प्रमाण पूरे ये मिल रहे कि अक्षय के साथ कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जब रात को मुझे खबर लगी थी कि दीदी आपका नाम एफआईआर में है, तो मैं जिस मानसिक यातना से गुजरी थी उसमें मेरी मृत्यु हो सकती थी उस दिन। और मैं कांग्रेस के लोगों से भी अपील करूंगी कि उनको जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि वो विपक्ष हैं,
उनका धर्म बनता है कि वो इस मसले को उठाए, लेकिन इसमें राजनीति ना हो और भेदभाव ना हो, तो इसमें हो सकता है कि कुछ न्याय संगत मसला हो जाएगा। कायदे से मुझे बीजेपी से इस सवाल एक पूछना चाहिए था कि अब तो उमा भारती को भी डर लग रहा है, अब क्या बोलेंगे बीजेपी के नेता? अब तक तो विपक्ष के बारे में वो कह रहे थे कि वो राजनीति कर रहे हैं। रामकृपाल जी। नहीं, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उमा जी, चाहे ये कहा जाए, सुकेश ने कहा कि एक थोड़ा सा उमा जी के और शिवराज में अच्छे रिश्ते नहीं हैं, मतलब वो कि नहीं मध्य प्रदेश की राजनीति है उस समय का, वो अलग चीज हो सकती है। लेकिन ये कहना, देखिए वो जो बात उठा रही हैं, तो आज आप कोई भी जांच करा लें, जब तक ये स्टेट की एजेंसीज इन्वॉल्व रहेंगी तब तक यही बता दूं कि कल को सबको क्लीन चिट भी मिल जाए या कुछ लोग अपराधी 5% उसमें से सजा भी पा जाएं, तो भी जो परसेप्शन है ना, हमेशा देखिए परसेप्शन इज मोर डेंजरस देन रियलिटी। जनता में जो छवि बनी हुई है, जैसे अक्षय वाला मामला वो जो कह रही हैं, आप कहीं भी चले जाइए, कल मैं खुद इतने लोगों से बात कर रहा था, मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है। हर आदमी सबसे पहले सवालिया निशान लगाता है कि लाख मेडिकल रिपोर्ट आएगी, लेकिन वो डाउट एक है। तो मेरा ये कहना है कि उनका इशारा है कि जांच ऐसी हो जिसके फैसले पर जनता को भरोसा हो सके, क्योंकि बात पूरी पार्टी की छवि की है। जो पार्टी सुशासन भी तो राजनीति कर रहा है ना। आप सीबीआई की जांच करवा के, सीबीआई के बारे में इसी देश में कहा गया पिंजरे का तोता, उस तरीके का बयान भी आ चुका है। मैं एक बात आपसे कह दूं, सवाल विपक्ष का नहीं है, सवाल खुद बीजेपी का है। बीजेपी को इस दाग से जो उसके लगातार छींटे पड़ते जा रहे हैं, उससे अगर वो सोचेगी कि कोई तर्क दे करके बार बार कोर्ट का हवाला दे के बच जाएगी, तो इसका जो मतलब जो इसको भुगतना पड़ेगा ना, वो एक अलग चीज होगी। चलिए मैं बाकी दल के नुमाइंदों के पास चलूं, जो कि बीजेपी के नेता अभी तक हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, नहीं तो मैं उनसे कमेंट लेता इस पर। सुकेश, जरा ये बताइए, क्या ये माना जाए कि अब तक जो हम लोग देख रहे थे कि केंद्रीय नेतृत्व खामोश था इस पूरे मसले पर, एक उस तरीके के बयान के तौर पर हम देखें उमा भारती की तरफ से जो बातें कही गई हैं, या फिर उमा भारती का अपना इसमें कोई हित सत्ता हुआ आपको दिख रहा है? मध्य प्रदेश से हैं। नहीं, इस तरीके के वॉइसेस का सामने आना वो इस बात का द्योतक है कि शिवराज सिंह की पकड़ जो पहले मध्य प्रदेश की राजनीति पे थी वो नहीं है, और ये पकड़ ऐसे ही ढीली होती है। देखिए, उमा भारती वहां की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है वहां की राजनीति में। ये बात अलग है कि पिछले कुछ सालों से उनकी एंट्री बैन है, वो वहां नहीं जा सकती है। लेकिन ऐसे वक्त में जब आप डाउन एंड आउट हो, ऐसे वक्त में जब सेंटर का कोई नेता, केंद्र का कोई नेता ऑल आउट जाकर आपको प्लेयर है वहां की राजनीति में, ये बात अलग है कि पिछले कुछ सालों से उनकी एंट्री बैन है, वो वहां नहीं जा सकती है। लेकिन ऐसे वक्त में जब आप डाउन एंड आउट हो, ऐसे वक्त में जब सेंटर का कोई नेता, केंद्र का कोई नेता ऑल आउट जाकर आपको डिफेंड करने को तैयार नहीं है, ऐसे वक्त में जब पार्टी की छवि नीचे जा रही है, और ऐसे वक्त में जब अरुण जेटली ने कल ये बयान दिया कि सभी संशय दूर होना चाहिए, ऐसी जांच होनी चाहिए, उन्होंने पत्रकार के अक्षय की मौत के संबंध में कहा, लेकिन व्यापक में जिस तरीके से एक के बाद एक मौत की घटना सामने आ रही है, वो एक सवाल खड़े करता है, और शिवराज सिंह पे दबाव लगातार बढ़ रहा है। तो ये अब बीजेपी के अंदर से जो ये स्वर उठने लगे हैं, और उसको जो एक मुखर होकर उमा भारती ने रखा है, पूरे बयान को देखिए तो पार्टी का कोई नेता इससे ज्यादा खुलकर कोई नई बात नहीं कह सकता, कोई बात नहीं कह सकता। इसका मतलब यह है कि शिवराज सिंह की मुश्किल बढ़ने वाली है, और ये मुश्किल बढ़ेगी जब तक सही कह रहे रामकृपाल जी की कोई एजेंसी, सीबीआई जैसी एजेंसी को ये जांच सुपुर्द न कर दिया जाए, नहीं तो परसेप्शन के खेल में शिवराज सिंह तो पिटेंगे ही पिटेंगे, केंद्र में भी इसके छींटे पड़ेंगे। मैं इस पर एक प्रतिक्रिया लेता हूं। हितेश वाजपेयी मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। हितेश वाजपेयी जी, अब तो आप ये नहीं कह सकते हैं, विपक्ष के लिए तो चलिए आप कह देते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, अब तो उमा भारती को भी डर लग रहा है। देखिए अखिलेश जी, हम आध्यात्म के क्षेत्र में नहीं हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो स्वाभाविक है कि हम हर प्रकार की राजनीति से निपटना जानते हैं, और पॉलिटिकल ट्रायल के लिए हम वेल इक्विप्ड हैं। जब हम जनता के बीच जाते हैं तो हमें इन सब बातों का सामना करना पड़ता है पक्ष विपक्ष के रूप में, और हम सवालों को जवाब देते भी हैं, और जनता फिर जनादेश देती है कि वो हम पर कितना विश्वास करती है, जो हम लगातार प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी बात मीडिया ट्रायल की है। कभी कभी अनसब्सटेंशिएटेड तथ्यों के आधार पर या इस प्रकार की बातों पर मीडिया ट्रायल होता है, हम इससे नकार नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं हितेश वाजपेयी जी? हितेश वाजपेयी जी, ये मीडिया ट्रायल है, व्यापम घोटाला क्या मीडिया वालों ने करवा दिया? आपके शिक्षा मंत्री अगर सलाखों के पीछे है तो क्या मीडिया की वजह से चले गए? अखिलेश जी मेरी बात सुन लेंगे तो आप जान लेंगे थोड़ा सा। उमा भारती बोल रही है, सुकेश कह रहे हैं उमा भारती का बयान हमने सुनवाया सबको।
आप एकदम नाराज हो जाते हैं यदि मैं आपकी बात करता हूं, तो ऐसा क्यों? आप मेरी नहीं, बात मैं करते हैं नाराज तो मैं नहीं हो रहा धैर्य हूं। से देखिए सुनता हूं। आप ना पूरे देश को दिग्भ्रमित मत कीजिए, जो पॉइंट है उस पर रहिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें मीडिया ट्रायल से कैसे जोड़ रहे हैं मेरे इस मुंह में घोटाले? शब्द तो नहीं डाल सकते अखिलेश जी, तो इसलिए मेरी बात सुनेंगे तो उसमें से रास्ता निकलेगा। मैं कोई नकारात्मक बात नहीं कह रहा हूं, और मैंने आपको कहा है हम आपके दरबार में आके आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। मैं उसको नेगेटिविटी में नहीं लेता हूं। चलिए, मुझे ये लगता है आज के आशीष खेतान को भी राजनीतिक चर्चा में जीवन का जोड़ने की जरूरत है। उनसे बात नहीं हो पाई अब तक। आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष खेतान जी, क्या ये मीडिया ट्रायल है, आपको भी लगता है? देखिए, अब मीडिया ट्रायल की बात कहना और ये कहना कि विपक्ष आरोप लगा रहा है और सारी मौतें नेचुरल कॉजेस की वजह से हुई हैं। बिल्कुल, किसी का हार्ट अटैक हो गया है, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ गया, किसी को बुखार हो गया, किसी को मलेरिया हो गया। अब ये सब बातें चलेंगी नहीं। और जिस तरीके से संवेदनहीनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिखाई है, ये कहना कि मैं तो बहुत बड़ा पत्रकार हूं, कौन था वो पत्रकार? आपके बड़े बड़े नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। जब पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं तो आप किसी के घर में किसी के भाई की, किसी की बेटी की मौत हुई, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और ऐसी एक मौत नहीं हुई है, ऐसी एक मौत नहीं हुई है। पिछले हफ्ते जब हम इस बात पर डिबेट कर रहे थे तो कुल मौतों की संख्या 42 थी और 7 दिनों में वो मौतों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। रोज जो भी इस पूरे कांड को अंजाम तक ले जा सकता है, कल कोर्ट में गवाह बन सकता है, जो सच से पर्दा उठा सकता है, उसकी मौत हो जाती है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेटर हो, चाहे वो गवाह हो। तो एक सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी सरकार पर आधारित है जिसकी नाक के नीचे, क्या ऐसा मुख्यमंत्री ट्रायल में हम अपनी बात को कह रहे हैं 8 साल तक और न्यायपालिका ही सही फैसला करेगी कि किसके आरोप सही है और किसके नहीं है, और हम उसका स्वागत करते हैं। चश्मदीद गवाहों की, न्यायपालिका आवश्यक पत्रकारों की, तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कह सकती है और हम उसके लिए भी तैयार है। ऐसी सरकार को आज क्या कोई नैतिक अधिकार रह गया है? मुख्यमंत्री को कोई नैतिक अधिकार? मुकेश नायक जी, अगर बार बार बीजेपी की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है, ये पूरा मामला जो है, ये जो पूरे मामले की जांच जारी है हाईकोर्ट की निगरानी में, फिर आप लोगों को दिक्कत क्या है? क्यों आप लोगों का भरोसा नहीं है फिर इस जांच पर? देखिए, हाईकोर्ट सीबीआई इंक्वायरी में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोई बाधा नहीं है। सीबीआई इंक्वायरी की प्रक्रिया यह है कि राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार से सिफारिश करे कि हम इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं, तो कोर्ट कोई व्यवधान नहीं है उसमें। लेकिन ये सरकार सीबीआई इंक्वायरी चाहती नहीं है। मैंने ये आपसे ये पूछा था, मंत्रिमंडल फंस जाएगा। मैंने ये पूछा था कि अगर बीजेपी का ये कहना है कि हाईकोर्ट की निगरानी में जांच जारी है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? क्यों आप लोगों का भरोसा नहीं है इस जांच में भी? हमें इसलिए भरोसा नहीं है कि जो एसआईटी जांच कर रही है उसके छोटे छोटे अधिकारी राज्य सरकार के अधीन है और वो इन्फ्लुएंस है, वो प्रभावित हो रहे हैं, उनकी निष्पक्षता प्रभावित हो रही है, वो सही जांच नहीं कर रहे हैं। और पूरी की पूरी प्रदेश की जनता और सारी की सारी पब्लिक परसेप्शन ये बन चुकी है कि केवल अदालत की आड़ में सारे मामले को लीपापोती करने का मामला है, उस पर पर्दा डालने का मामला है, अपराधियों को बचाने का मामला है। मुझे एक चीज बताइए कि रंजना चौधरी जो व्यापम की चेयरमैन रही हैं, जो मुख्य सचिव स्तर की आईएएस अफसर हैं, उनको सरकारी गवाही बनाने का क्या औचित्य है? मुख्यमंत्री के पीए जिनकी सिफारिश पर 200 नियुक्तियां हुई हैं, उनकी एंटीसिपेटरी का क्या मतलब है? बड़े बड़े लोग आरएसएस के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी की पहली पंक्ति की पूरी महत्वपूर्ण लीडरशिप जांच के दायरे में है, इसलिए सीबीआई इंक्वायरी से बचना और दिक्कत यह है, संजीव त्रिवेदी को भी अब चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। संजीव, जो जांच जारी है आखिर वो किसी निष्कर्ष पे भी तो नहीं पहुंच रही है। निष्कर्ष के तौर पर सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि जो लोग इस जांच से जुड़े हुए हैं, चाहे उसमें लिप्त पाए जाने वाले लोग हों या फिर जो जांच कर रहे हैं, उनकी मौत की खबरें आ जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में। देखिए, ये प्रश्न तो लगातार बना हुआ है, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आखिरकार देखिए, सियासत में एक चीज होती है इकबाल, जिसके दम पर, नैतिकता के दम पर आखिरकार राजनीति आगे बढ़ती है। आप जरा पीछे जाएं और ध्यान दें तो पाएंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो कि कहा जा सकता है कि जब दोबारा से सत्ता में लौटकर आई है
भारतीय जनता पार्टी तो एक आधार उन्होंने ही बनाया था। इन 3 राज्यों में लगातार शासन में भारतीय जनता पार्टी रही है, खासतौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अब ऐसे में क्या मजबूरी है केंद्रीय नेतृत्व की? शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, आडवाणी जी उन्हें पसंद भी करते हैं। ऐसे नेता की छवि खराब हो रही है। आखिरकार केंद्रीय नेतृत्व में से कोई आगे क्यों नहीं आता है? और अगर कोई आगे आता है तो उमा भारती आगे आती हैं और वो ये कहते हैं कि जी शक तो हमें भी हो रहा है। देखिए उनकी बातों को कहने का अंदाज जो भी हो, लेकिन कोई बात जो सीधे तौर से समझी जा सकती है वो यही है। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में ये भी है कि केंद्रीय नेतृत्व इस मामले में चुप क्यों है? क्या डर है? क्या ये मामला कुछ उसी तरह से दबाने की कोशिश है जैसे कि सुषमा स्वराज जी के मामले में चुप रहा गया, जैसे कि वसुंधरा जी के मामले में चुप रहा गया? और क्या वो शिवराज सिंह चौहान के मामले में भी चुप्पी बना करके चाहते हैं कि मामले को टाल दिया जाए? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये खामोशी आखिर क्या कहती है, इस पर भी बात होगी और बात करेंगे गोविंदाचार्य की भी। उनका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 24। संजीव, आपने सुना गोविंदाचार्य को। इसके पहले उमा भारती का बयान हमने दर्शकों को सुनवाया था। क्या आपको लगता है कि व्यापम घोटाला जो हुआ और उसके बाद जो ये पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है, इसके इर्द गिर्द कोई बीजेपी की अंदरूनी राजनीति भी अब घूमने लगी है? देखिए, समझने की बात है, गोविंदाचार्य एक ऐसे नेता के तौर पर, एक ऐसे विचारक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हमेशा वो टॉर्चलाइट दिखाते रहे हैं जिसकी शायद उस वक्त उसको जरूरत होती है और इसी कारण से वो हाशिए पर रहे हैं। आज की तारीख में ये व्यक्ति अगर कोई बात कह रहा है तो एक स्वाभाविक प्रश्न दिमाग में उठता है और वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान आखिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इतनी लानत मनानत एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो रही है जिसने 3-3 दफे जीत दिलवाई है भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में। क्या वो व्यक्ति कुर्सी से चिपका हुआ है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई डील है जिसके तहत केंद्र में उसकी जो एक छवि बन रही थी वो छवि जो है वो वैसी न बन पाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए केंद्र चुप है और शिवराज सिंह चौहान कुर्सी से चिपके हुए हैं। सवाल ये भी आखिर उठ जाता है कि शिवराज सिंह चौहान के बारे में जब कहा गया था आडवाणी जी के द्वारा कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो प्रधानमंत्री छवि जो है डाइल्यूट हो जाए, इस कारण से केंद्र कुछ नहीं कह रहा है और कुर्सी से चिपके हुए हैं, अपनी लानत मलानत करा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आज की तारीख में है जो बड़ी सीधी है, गोविंदाचार्य जी की लाइन से सामने आती है कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री को सीधे कहना चाहिए अदालत में जाकर के कि इसकी सीबीआई जांच करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। तो मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे और केंद्र सरकार की तरफ से भी साफ सवाल यही है, क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा नहीं होगी? बिल्कुल। रामकृपाल जी, मैं एक दूसरा सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। बीजेपी वाले बार बार कह रहे हैं जो व्यापम घोटाले में मौत हो रही है उसको इत्तेफाकन वो बता रहे हैं मौत। मेरा सवाल आपसे यह है कि बीजेपी के कई जो क्षेत्रीय शत्रफ हाल फिलहाल में बड़े मामलों में उनका नाम सामने आ रहा है, क्या वो भी एक महज इत्तेफाक है? चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो या राजस्थान की मुख्यमंत्री हो या फिर अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। देखिए, अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये इत्तेफाक ही होगा। अच्छा। लेकिन एक चीज आप ये देख लीजिए, ये सवाल याद कीजिए कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए संघर्ष कर रहे थे तो एक उनकी विरोधी लॉबी जो थी वो आज की तारीख में अगर आप ऊपर से नीचे तक देखें, सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, चाहे शिवराज सिंह चौहान, वो उसी लॉबी के तमाम लोग हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कोई केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है, जाने अनजाने इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि चूंकि वे लोग एक जमाने में असंतुष्ट थे इसलिए केंद्र नहीं बोल रहा है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन बहुत कुछ कह, लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए कहीं ना कहीं से बात अब उसकी ये नहीं है कि कभी कोई संतुष्ट था असंतुष्ट था। आज बात इस बात की है कि साख पूरे मध्य प्रदेश स्टेट की दांव पर है और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की साख भी दांव पर है। इसीलिए क्योंकि इस मामले में अगर ये सब चलता गया तो देखिए बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है। बिल्कुल, इसका दूरगामी असर पड़ेगा। ये मत सोचिए कि मध्य प्रदेश और बिहार में बिल्कुल समय नहीं है, बहुत दूरी है। माफी के साथ रोक रहा हूँ, समय नहीं। आखिरी कमेंट चाहूंगा आपसे मुकेश नायक जी, क्या सीबीआई जांच से नीचे कुछ मंजूर नहीं है? बात है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये साफ साफ परिलक्षित होता है कि ये कुछ छुपा रहे हैं, कुछ छुपा जो गलती हुई उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कुछ पर्देदारी है? सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, आपकी बात हो गई। क्यों डर लग रहा है? शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही आशीष खेतान तक।
माफी चाहूंगा, मैं दोबारा नहीं लौट पाया आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद ही न्यूज़ 24 पर खबरें लगातार जारी हैं।